हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो जैसा कि हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो हमने उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो हम जानेंगे पहले, और फिर बात करेंगे हमारी आज की आगे की क्लास के बारे में कि आज हम कौन से टॉपिक्स क्लियर करेंगे। चलिए बच्चों, मैं फिर से बोलना चाहूंगी, जिन भी बच्चों ने पहले जो भी क्लासेस अटेंड नहीं करी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी क्लासेस आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राष्ट्रीय हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग जो टॉपिक क्लियर कर रहे थे वो मैं आपको बता देती हूँ। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। बेटा जीवन रेखाओं से हमने पहले ही ये क्लियर कर लिया था कि इसमें हम जो भी टॉपिक लेने वाले हैं वो पूरा अर्थव्यवस्था से जुड़ा रहेगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे चलती है ना। संचार और परिवहन, हमने संचार और परिवहन के बारे में जाना। अब पहले तो हम परिवहन हमने समझा, परिवहन शब्द का मतलब समझा। अब आगे हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। चलिए, हमने परिवहन के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमने स्थल परिवहन के बारे में समझा था, है ना। स्थल परिवहन, अब स्थल परिवहन में 3 परिवहन होते हैं, मेन 3 परिवहन होते हैं। तो पहला जो था हमारा सड़क परिवहन, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी बच्चों, उसके अंदर हमने सड़क परिवहन के बारे में ऑलमोस्ट जो भी चीजें थी वो हमने पढ़ ली है सड़क परिवहन के बारे में। अब नेक्स्ट परिवहन है ना, नेक्स्ट परिवहन हमारा जो होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारा जो नेक्स्ट, हम स्थल परिवहन में पहले हमने सड़क परिवहन के बारे में जाना, अब स्थल परिवहन में हम जानेंगे रेल परिवहन के बारे में। किसके बारे में? रेल परिवहन के बारे में। और उसके आगे एक और परिवहन आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हमारे ये टॉपिक्स चल रहे हैं अभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेल परिवहन के बारे में। हमने इस राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में जो भी हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, इस टॉपिक की फर्स्ट क्लास में बता दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है रेल परिवहन के बारे में। चलिए, सबसे पहले ये पिक्चर है किसका? रेल का। तो मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, है ना। अब एक दीदी थी, कौन थी? दीदी। ये दीदी कौन है? ये दीदी है रेल दीदी। कौन सी दीदी? रेल दीदी, रेल दीदी। अब रेल दीदी के बारे में हम पढ़ेंगे, रेल दीदी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे रेल दीदी का जन्म कब हुआ। रेल दीदी का जन्म हुआ 1853 में। कब हुआ? 1853 में। जो रेल दीदी है ना उनका जन्म कब हुआ? 1853। कहां पे? मुंबई में। कहां पे हुआ बच्चों? मुंबई में। अब जो ये रेल दीदी है ना इनका जन्म कब हुआ? 1853 में। कहां पे हुआ? मुंबई में। और मुंबई, अब उनका जन्म तो हो गया इनका रेल दीदी का, है ना। अब कब हुआ? 1853 में। कहां हुआ? मुंबई में। और वो मुंबई से कितना किलोमीटर चली? कितना किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर चली। कितना किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर। कहां तक? ठाणे तक। कहां तक? ठाणे तक। अब जब रेल दीदी 1853 में हुई, कहां पे जन्म हुआ? मुंबई में। कितने किलोमीटर चली पहले वो? 34 किलोमीटर। कहां तक चली? ठाणे तक। अब ठाणे से चलने के बाद आगे जाते जाते उन्होंने कवर कर लिया पूरा भारत। रेल दीदी ने पूरा कवर कर लिया भारत। अब भारत में उन्होंने कितने जोन बनाए? 18 जोन। कितने जोन बनाए?
18 जोन। अब रेल दीदी चलते चलते मुंबई में पैदा हुई, चलते चलते ठाणे पहुंची, ठाणे पहले कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। फिर जो रेल दीदी है उन्होंने चलते चलते पूरा भारत कवर कर लिया। अब रेल दीदी के हो गए 18 जोन। कितने जोन हो गए, 18 जोन। तो अब हम जानेंगे कि रेल दीदी ने आगे और कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को सहायता करी और क्या इसकी समस्या रही हैं और क्या समस्या है, ये सब हम जानेंगे। और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वो भी हम जानेंगे। किसकी, रेल दीदी की। छुक छुक गाड़ी, रेल दीदी हमारी छुक छुक गाड़ी, रेल दीदी के बारे में। चलिए बच्चों, अगर किसी बच्चों को रेल परिवहन शब्द अच्छा नहीं लग रहा है तो वो रेल दीदी बोल सकते हैं कि रेल दीदी परिवहन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम रेल परिवहन के बारे में जानेंगे। अब रेल परिवहन बेसिकली क्या है। अब बच्चों, जैसे हम बस में सफर करते हैं, हम हमारी खुद की गाड़ी ऑटो में सफर करते हैं, पर कभी कभार हमें बहुत दूर की दूरी तय करनी होती तो हम जाहिर सी बात है या तो कार का उपयोग करेंगे। यदि वो दूरी हम कार से भी नहीं तय कर सकते तो हम किसका उपयोग करते हैं, रेलगाड़ी का, रेल दीदी का। अब रेल दीदी ऐसा तो नहीं है कि आपको घर पे आके लेके जाती, नहीं, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, रेलवे स्टेशन। कहाँ जाना पड़ता है, रेलवे स्टेशन। रेल दीदी के घर के वहां, रेल दीदी का घर मान लो, रेलवे स्टेशन याद नहीं हो रहा तो रेलवे दीदी के घर पे जाना पड़ता है, मतलब रेलवे स्टेशन। वहां से आप जाते हो, बैठते हो। अब आप ऐसा तो नहीं है कि खाली हाथ जाते हो या बस बैठ जाते हो, कुछ ना कुछ तो लेके जाते हो। तो रेल दीदी में जब आप बैठे हो कुछ सामान लेके, तो वो आपका सामान आपको तो लेके जाती है, साथ में आपका सामान भी लेके जाती है। ऐसा होता है कि हम रेलवे स्टेशन पे सामान रख देते हैं और हम पहुंच जाते हैं, सामान आता रहता है, नहीं, हम साथ में लेके जाते हैं, है ना। तो बेटा, रेल परिवहन भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्यों है, क्योंकि वो जो रेल दीदी है, जो रेल दीदी है वो बहुत ताकतवर है। कम से कम 1000 ट्रक का वजन ढोती है। जो रेल दीदी है ना हमारी, वो 1000 ट्रक का वजन ढोती है, ठीक है। तो रेल दीदी क्या है, बहुत ताकतवर भी है। तो रेल दीदी इसीलिए हमारी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखाओं में से एक है। तो अब जानेंगे कैसे। मुख्य साधन, अब भैया रेल दीदी मुख्य साधन क्यों है भारत में, रेल दीदी परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। जैसा कि परिवहन का अपन मतलब जान ही चुके हैं कि कोई भी यात्री, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले साधन को परिवहन कहते हैं। तो वैसे ही रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है बेटा। सबसे पहला परिवहन वो रेल ही था। अब रेल का जन्म भी मैंने जो रेल दीदी थी हमारी, जो रेल दीदी का जन्म मैंने आपको बता दिया कब हुआ था। अब व्यापक उपयोग, बेटा व्यापक उपयोग मतलब जैसे आप कोई भी सामान, जैसे ज्यादातर सामान राज्यों में भेजा जाता है, मतलब एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जगह से दूसरी जगह। ज्यादातर सामान, ज्यादातर यात्री किस में बैठ के जाते हैं, रेल में बैठ के जाते हैं। तो इसलिए ये व्यापक उपयोग हो गया, रेल का व्यापक उपयोग। यह व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्रियों और लंबी दूरी तक भारी सामान ले जाने में सहायक है। सीधी सी बात है, रेल में सबसे ज्यादा सामान पहुंचाया जाता है क्योंकि रेल कितनी ताकतवर है, कम से कम 1000 ट्रक के बराबर सामान इधर से उधर पहुंचा सकती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है हमारी रेल दीदी। क्योंकि रेल दीदी कितने ट्रक के बराबर ताकतवर है, 1000 ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, इतनी ताकतवर है। कौन, हमारी रेल दीदी,
ना, इसलिए ये व्यापक उपयोग में है। अब एकीकरण, एक साथ भारतीय रेलवे मतलब भारतीय रेलवे दीदी ने देश के औद्योगिक और कृषि विकास को तेज करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेटा क्या होता ना, बैलगाड़ी या कोई छोटे साधन से जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको पहुंचने में भी टाइम लगेगा। और जो भी सामान, मान लो कोई ऐसा सामान है जिससे दूसरी जगह जाके उसका कुछ बनना है, जैसे खाद्य उपयोगी सामान हो गया, कृषि उपयोगी सामान हो गया, उसके बाद औद्योगिक उपयोग में आने वाला सामान हो गया। तो जो ऐसे सामान जो पहले पहुंचाए जाते हैं ताकि वो दूसरे सामान के साथ मिलके और दूसरे सामान बना सके, है ना। तो जैसे खेत से क्या आते हैं, आलू आते हैं, चिप्स सभी खाते हैं, सबको पसंद है, तो खेत से क्या आते हैं, आलू आते हैं। अब वो खेत में आलू उगे, अब वो किसान है वो लेके जाएगा, तो वो ऐसा तो नहीं अब बहुत सारा आलू है तो वो ट्रेन में ही लेके जाएगा, भैया उसके पास साधन नहीं है, तो वो ट्रेन में बैठेगा, जाएगा, जो फैक्ट्री है जहाँ पे चिप्स बन रही है वहां पे आलू दे के आएगा, फिर वहां से आलू बनेंगे। तो ऐसा तो नहीं आप डायरेक्ट फैक्ट्री में जाते हो चिप्स लेने, नहीं, वो आपके घर तक आती है। तो घर तक कैसे आती है, पहले वो ट्रेन से आपके शहर में आएगी, फिर शहर में आप जिस जगह रहते हो वहां पे आएगी। तो ये एक परिवहन हुआ ना, चीजों का परिवहन हो रहा है, मतलब चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसी के लिए तो बेटा बहुत समय लगता है। यदि कोई अब बैलगाड़ी कितने आलू ले जा पाएगी, कम से कम। और अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन ऑलरेडी, हमारी जो ट्रेन दीदी है वो ताकतवर है, मैंने बोला 1000 ट्रक से भी ज्यादा का सामान इधर से उधर भेज सकती है। अब बैलगाड़ी तो इतना नहीं भेज सकती, तो इसीलिए एकीकरण मतलब भारतीय रेलवे ने देश के औद्योगिक और कृषि विकास को तेज करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा से ज्यादा सामान को एक जगह से दूसरी जगह कम टाइम में और सही सलामत पहुंचाने में मदद करेगी। इसीलिए जो रेल दीदी है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, किसमें, भारत की, मतलब राष्ट्र, अपने जो राष्ट्र है उसके जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो भी अर्थव्यवस्था है, उसको आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण है। अब रेलवे नेटवर्क, मैंने कहा था 18 जोन बना दिए दीदी ने, है ना, 18 जोन बना दिए। कौन सी दीदी ने, रेल दीदी ने, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। भारतीय रेल को 18 जोन, यहाँ पे 16 जोन बेटा इसीलिए लिखा है क्योंकि 18 जोन अभी 1-2 साल से हुए हैं, पहले ये 16 जोन थे। कभी कभार आपको जब ऑप्शंस आते हैं तो उसमें 16 जोन भी सही माना जाता है, क्योंकि कभी कभी इंफॉर्मेशन अपडेट होने में टाइम लगाती है, तो इसलिए 18 जोन करेक्ट है। अगर 16 जोन आ जाए या 18 जोन नहीं आए, वैसे तो आएगा आपको ऑप्शंस में 18 जोन, पर नहीं आए तो 16 जोन भी सही है। अभी अपडेटेड कौन सा है, 18 जोन, अभी अपडेटेड कौन सा है, 18 जोन मंडलों में विभाजित हैं। जो रेल दीदी है वो 18 जोनों में डिवाइडेड है, 18 जोनों में विभाजित है। कौन, रेल दीदी। तो मुख्य साधन है, व्यापक उपयोग में है, एकाकीकरण करती है और रेल नेटवर्क है। अब ये 18 जोन कौन से हैं वो हम देखेंगे। अब ये 18 जोन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। रेलवे नेटवर्क, रेलवे एक भारत का बहुत बड़ा जाल है। रेलवे भारत का जैसे सड़क जाल था, वैसे रेल दीदी का बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेल को 18 जोन में, 18 जोन मंडलों, जोन भी बोल सकते हैं मंडलों भी, में विभाजित किया गया है। 18 जोन, ये 18 जोन, ये मैंने जस्ट आपको बताने के लिए कि ये 18 जोन है, टोटल ये 18 जोन है, बस एक बार आपको देखना है, बाकी इतना कुछ ये है नहीं। बाकी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय रेल के 18 मुख्य जोन है ना, 18 मुख्य जोन है, रेल दीदी के 18 मुख्य जोन है। चलिए, एग्जाम के दौरान में बस एक लाइन कहीं से पता लग जाए, उसके आगे 2 पेज की कहानी बनाने का टैलेंट है मेरे पास। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
या तो टॉपिक की हेडिंग बता दो, या कहीं से कुछ ऐसा एक पॉइंट या एक शब्द मिल जाए जिससे दूसरे पेज पे पूरी कहानी लिख देंगे। लास्ट टाइम पे 15 से 10 मिनट या 25 मिनट जब बचते कि अब तो कुछ माइंड में आ ही नहीं रहा क्या करें, तो कुछ बच्चों की, जिन बच्चों की हालत ऐसी होती है ना, प्लीज कमेंट जरूर करना कि मैम हम ये हैं। तो बच्चों यहाँ पे ऑनलाइन विनर्स के ऑनलाइन स्कूल में हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, कंसेप्ट टू कंसेप्ट जाएंगे, ताकि क्वेश्चन पेपर जब आप लिख रहे हो, जब एग्जाम में आप लिखने बैठोगे, तो आपको डेफिनेटली ये सब नहीं सोचना पड़ेगा कि कहीं से तो एक शब्द मिल जाए, क्योंकि हम सारा पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स करेंगे। और सबसे मेन थिंग ये है कि हम पिछले साल के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही करेंगे, ताकि आपको क्लास में सब कुछ याद हो जाए। चलिए, अब रेल परिवहन के बारे में तो हमने जान लिया। अब रेल परिवहन का महत्व क्यों है, रेल परिवहन का महत्व क्यों है, रेल दीदी का महत्व क्यों है, क्या है वो अब जानेंगे। अर्थव्यवस्था की रीढ़, अर्थव्यवस्था की रीढ़, जैसे आप खड़े हो, एक मिनट खड़े हो जाओ, जो बच्चे बैठे हैं, जो बच्चे खड़े हैं ठीक है, जो बच्चे खड़े नहीं हैं वो खड़े हो जाओ। आप खड़े हो गए, अब पीछे टच करो, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। अगर ये ना हो तो क्या आप खड़े हो पाओगे, क्या आप झुक पाओगे, क्या आप इधर उधर हो पाओगे, आप खड़े भी हो पाओगे? नहीं, नहीं हो पाओगे। आपकी रीढ़ की हड्डी आपकी बॉडी को, आपके शरीर को खड़ा करने के लिए जिस तरह से सहयोग देती है, जिस तरह से सपोर्ट करती है, जिस तरह से चलाती है, उसी तरह अर्थव्यवस्था, किस देश की अर्थव्यवस्था, भारत देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कौन है? रीढ़ कौन है? रेलवे दीदी है। अब क्यों है? भारतीय रेलवे देश के व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राओं और भारी सामान को लंबी दूरी तक ले जाने का मुख्य साधन है। रेल दीदी किसका मुख्य साधन है? व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्रियों और भारी सामान को लंबी दूरी तक ले जाने का मुख्य साधन है। सही, जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि रेल दीदी 1000 ट्रक से भी ज्यादा वजन उठाकर एक जगह से, खुद नहीं उठाकर, उसमें सामान लोड किया जाता है। मालगाड़ियां देखी कि नहीं किसी बच्चों ने? स्टेशन पे जाते, ट्रेन में जाना मुझे तो बहुत पसंद है, रेल दीदी में सफर करना मुझे तो बहुत पसंद है। जिन जिनको पसंद है वो कमेंट कर दो, और अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट कर सकते हो कि हाँ, जब हम लोग रेल में जा रहे थे या रेलवे स्टेशन पे थे तो हमने देखा सामान उसमें रखा जा रहा था, मालगाड़ी में रखा जा रहा था, और हम अपना सामान भी रख के ले जाते हैं। और ऐसा होता है बच्चों, कभी कभार कुछ सामान ऐसे हैं जो गाड़ी द्वारा नहीं जा पाते, काफी सारे सामान ऐसे, तो वो रेल दीदी ही लेके जाती है। तो इसीलिए अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसकी? अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब नेक्स्ट महत्व, दूसरा इंपॉर्टेंस, जोड़ने वाले साधन के रूप में। जोड़ने वाले साधन के रूप में जाहिर सी बात है, आप एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हो, एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हो, और इसने देश के औद्योगिक, कृषि और व्यापारिक विकास को गति देकर राष्ट्र एकता और विकास में बड़ा योगदान दिया है। मान लीजिए कोई सामान ऐसा है जो आप ना तो आपकी कार द्वारा भेज सकते हैं, ना ही आपकी बाइक द्वारा भेज सकते, क्योंकि वो सामान बहुत ज्यादा है, वो बाइक कार में आ नहीं पाएगा, उसका वजन बाइक कार नहीं उठा पाएगी, बस नहीं उठा पाएगी, है ना, ट्रक नहीं उठा पाएगा। अब जो सामान ट्रक नहीं उठा पाएगा वो तो कोई और कैसे उठा पाएगा? तो वो सामान रेलगाड़ी द्वारा भेजा जाता है, और वो सामान ज्यादातर किसका होता है? औद्योगिक, है ना, कृषि के लिए उपयोग होने वाला, व्यापारिक मतलब कपड़े हुए, अनाज हुआ, है ना, कोई भी ऐसा सामान हुआ, कीमती सामान हुआ, कीमती तो जैसे कैसे, कोई भी ऐसा जो भारी भरकम सामान है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसके विकास को गति देकर, मतलब गति से पहुंचना। मान लीजिए सामान पहुंचने में देरी हो गई,
फैक्ट्री में नहीं पहुंचा। अब फैक्ट्री को सामान बना के आगे पहुंचाना था, नहीं पहुंचा पाए क्योंकि जो सामान है वो इतना भारी और इतना ज्यादा था कि वो फैक्ट्री तक पहुंच ही नहीं सका। तो कौन सी दीदी ने हेल्प करी? रेल दीदी ने हेल्प करी, रेल दीदी ने मदद करी। अब रेल दीदी ने मदद तो कर दी, अब वहां पे तो पहुंचा दिया, फिर वहां से कौन पहुंचाएगा? छोटी छोटी गाड़ियां जो रहती है। अब एक जगह पे मान लो और सामान ज्यादा पहुंचाना है तो फिर से रेलगाड़ी का उपयोग करना पड़ेगा। इसी बात को गति देकर राष्ट्र एकता और विकास में बढ़ी, मतलब डेवलपमेंट, विकास है ना, विकास में बड़ा योगदान दिया है किसने? रेल दीदी ने। तो इससे एक शहर दूसरे शहर से जुड़ा, एक व्यापार दूसरे व्यापार से जुड़ा। होलसेलर रिटेलर सुना है ना कि पूरा इकट्ठा सामान लाके कोई देता है, फिर आप थोड़ा करके एक एक को देते हैं। तो वो इकट्ठा सामान आप अकेले तो नहीं ला सकते थे, आपने रेल दीदी के साथ लाए, रेल दीदी के अंदर रखा और रेल दीदी के साथ आप लेके अपनी जगह पे आ गए। तो इसीलिए वो व्यापारिक विकास को गति देकर राष्ट्र एकता और विकास में बड़ा योगदान, विकास, व्यापारिक, औद्योगिक, कृषि, राष्ट्रीय एकता और विकास में बड़ा योगदान दिया है। अब रोजगार का स्रोत, अब रोजगार का स्रोत कैसे? जाहिर सी बात है, रेल दीदी, अब रेल दीदी इतनी सारे 18 जोन है रेल दीदी के। अब उनको संभालने के लिए कर्मचारी भी तो लगेंगे, उसको संभालने के लिए लोग भी तो लगेंगे। जैसे उसमें जो टीटी होता है जो आपका टिकट चेक करता है, जो ड्राइवर होता है जो वो चलाता है, अपनी रेल दीदी को चलाता है। अब रेल दीदी खुद पर खुद नहीं चल जाती कि मैम ने बोल दिया रेल दीदी तो वो खुद पे नहीं, उसको चलाने के लिए एक चालक चाहिए जो उसके कंट्रोल्स, जो उसके सारे बटन्स को कंट्रोल करता है ना। अब भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा पूरी तरह सरकारी नियंत्रण, मतलब भारतीय रेल देश का, कौन से देश का? अपने देश का सबसे बड़ा पूरी तरह सरकारी नियंत्रण, पूरी तरह रेल दीदी का जो भी सिस्टम है उसको सबसे पूरा कौन चलाता है? सरकार चलाती है, जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। सही बात है, इतने सारे स्टेशन है ना, रेल दीदी के इतने सारे घर, उनको संभालने के लिए कोई तो चाहिए, तो रोजगार देती है ना। रेलवे जो पूरा रेलवे का जो सिस्टम है उसमें रोजगार भी मिलता है क्योंकि उसमें उसके सहयोग के लिए लोग भी लगते हैं, अलग अलग लोग लगते हैं। तो भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा पूरी तरह सरकारी नियंत्रण है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। ये 3 पॉइंट हमारे महत्व बताते हैं किसके? रेल परिवहन के, रेल दीदी के इंपॉर्टेंस, रेल दीदी के महत्व बताते हैं। चलिए अब भारतीय रेल नेटवर्क की बनावट, संरचना। अब सीधी सी बात है, भारतीय रेल नेटवर्क है, भारतीय रेल एक बहुत बड़ा जाल है। कौन से परिवहन का? स्थल परिवहन का, है ना। अब इसकी बनावट कैसे हुई, क्या क्या मतलब रेलगाड़ी के लिए जो स्टेशंस बने है ना, रेल दीदी के लिए जो स्टेशंस उनके घर बने उनकी बनावट, वहां तक पहुंचने के लिए जो साधन है। अब रेल रोड पे तो चलेगी नहीं, उसके लिए पटरी लगेगी। कौन सी रेल के लिए कैसी पटरी, वो अब हम जानेंगे। रेलवे जोन, हमने रेलवे जोन जाने। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेलवे को 18 मुख्य जोन मंडल में विभाजित किया गया है। प्रशासनिक सुविधा मतलब कौन सी ट्रेन कहां से कहां जाएगी, कब जाएगी, कैसे जाएगी, कितना समय लगेगा, है ना। कोई भी सामान पहुंचाना हो तो उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर कहीं पे कोई सामान खत्म होने वाला है तो वो पहले से मतलब टोटल पूरा इसका किस टाइप का पूरा वो रहेगा ओवरव्यू। मतलब प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है? 18 जोन में। 16 में कंफ्यूज मत होना, मैं फिर बोल रही हूँ 16 भी राइट है, ये अपडेटेड है। 18 मुख्य जोन मंडल में विभाजित किया गया है। वर्तमान
आधिकारिक डेटा में कुल 18 जोन हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले 16 जोन थे, अब अपडेटेड होके कितने हो गए हैं? 16 जोन, सॉरी अपडेटेड होके अब कितने हो गए हैं? 18 जोन, है ना। पहले कितने थे? 16 थे। चलिए, अब ये रेलवे गेज, अब रेलवे जोन 18 जोन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। चलिए, अब ये जो हम बात करेंगे अब ये गेज की, अब गेज क्या होते हैं अब ये जानेंगे। चलिए, अब बात करते हैं पटरियों के प्रकार। ये है, क्या है? पटरियों के प्रकार, पटरियों के प्रकार, गेजेस। पटरियों के प्रकार को क्या बोलते हैं? गेजेस, है ना। दूरी और चौड़ाई के आधार पर रेल लाइन 3 प्रकार की होती है। देखिए ना, रेलवे लाइन ऐसा सुना भी होगा, वहां पे रेलवे लाइन बिछ रही है, उधर रेलवे का काम चल रहा है, वहां पे रेलवे की लाइन डल रही है। तो वो लाइन की जो बात हो रही है वो यही होती है, जिसमें बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन, है ना। अब पटरियों के प्रकार, अब रेल चलती किस पे है? पटरियों पे। किस पे चलती बच्चों? पटरियों पे। अब पटरियों के प्रकार होते हैं, क्या होते हैं? प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन, ठीक है। अब इनके प्रकार क्यों किए गए, इनको अलग अलग नाम क्यों दिया गया, वो जानते हैं। बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज, बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज भी कहा जाता है। तो दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1676 मिलीमीटर की होती है, जो कि 1.67 मीटर होती है। अब ये कौन सी लाइन की बात हो रही है? बड़ी लाइन की, है ना, बड़ी लाइन की। ब्रॉड गेज, उनकी मिलीमीटर, इतने मिलीमीटर उनकी दूरी होती है। कौन सी? दोनों पटरियों की दूरी, है ना, दोनों पटरियों की दूरी। ऐसा तो नहीं कि एक ही साइड पटरी होती है, दोनों साइड पटरी होती है बेटा। तो उन दोनों की जो दूरी है, कौन सी पटरी की? बड़ी लाइन की पटरी की। दोनों पटरियों की दूरी इतनी होती है। मीटर लाइन, अब मीटर लाइन उससे छोटी हो जाती है। पटरियों के बीच की दूरी 1000 मिलीमीटर यानी 1 मीटर की होती है। कितनी? 1 मीटर की होती है। हमेशा आपने देखा होगा रेल दीदी में सवार होते हुए, रेल दीदी से कहीं पे आप जा रहे होंगे, मरम्मत चलती रहती है, पटरियां बनती रहती हैं, तो इनका ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी तेजी से ट्रेन जाती है और इतनी सारी ट्रेन जाती है, इतनी सारी रेलगाड़ियां जाती है, तो इसीलिए उनका ध्यान भी रखना होता है। अब ये मीटर लाइन, ठीक है, मीटर लाइन की दूरी, दोनों पटरियों की दूरी ये होती है। छोटी लाइन, अब छोटी लाइन मतलब नैरो गेज, है ना, छोटी लाइन मतलब नैरो गेज। बोलते हैं ना, गाड़ी बड़ी लाइन पे आएगी या छोटी लाइन पे आएगी, तो ये इसीलिए बोलते हैं। अब छोटी लाइन, पटरियों के बीच की दूरी 2.5 फीट या 2 फीट होती है। पटरियों की दूर मतलब जो 2 पटरियां हैं, ये बताइए कौन सी छोटी लाइन? ये जो टॉय ट्रेन वगैरह होती है ना, उनकी टॉय ट्रेन होती है ना, जो पहाड़ों पे चलती है, मतलब छोटे छोटे इलाकों में चलती है, छोटी छोटी दूरियां तय करती है, वो ये है छोटी लाइन की, ठीक है। यह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में चलती है, जहां पे कम फ्लैट सरफेस है, जहां पे समतल जमीन जो है वो कम है, कम दूरी पे, तो वहीं पे ये चलती है। चलिए, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा, रेल लाइन कहाँ ज्यादा और कहाँ कम बिछती है? जाहिर सी बात है, माना रेल दीदी की जो लाइन है वो बहुत बड़ा जाल है, बहुत ज्यादा जगह बिछी हुई है, पर कुछ जगह ऐसी भी है जहां रेल की पटरियों को बिछाना संभव नहीं है और वहां पे छोटी छोटी पटरियां ही बिछाई जाती हैं। अब
रेल लाइन कहाँ ज्यादा कहाँ कम, वो बात करेंगे। कहाँ ज्यादा और कहाँ कम। मैदानी इलाके, जैसे उत्तर भारत के मैदान, उत्तर भारत के मैदान, मैदानी इलाके, जहां का जो जमीन है वो कैसा है, समतल जमीन है, फ्लैट जमीन है। जहां की जमीन कैसी है, बिल्कुल समतल है, फ्लैट है, जैसा कि यहाँ भी लिखा है, यहाँ जमीन बिल्कुल समतल समतल फ्लैट है, इसीलिए पटरियां बिछाना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए ये रेल दीदी है और ये देखो ये जमीन बिल्कुल समतल है ना, बिल्कुल फ्लैट है, तो रेल दीदी। अब ऐसे तो रेल दीदी बिल्कुल एकदम जमीन में चले जाएगी और पटरी की बिछान नहीं हो पाएगी, इसीलिए जहां पे समतल है, अगर समतल नहीं शब्द याद रखो, ऐसे करो, समतल है, जहां जमीन समतल है, यहाँ लोग भी बहुत ज्यादा, यहाँ लोग भी बहुत ज्यादा रहते हैं और खेती भी अच्छी होती है। बेटा सबसे पहला मोटिव रेलगाड़ी का यही है, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब जहां मैंने बताया था जब हम सड़क परिवहन के बारे में बात कर रहे थे कि सड़कें वहीं ज्यादा बनती हैं और वहीं ज्यादा है जहां पे लोगों का आवागमन ज्यादा है, आना जाना ज्यादा है, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना ज्यादा है। तो रेलगाड़ियों की जो रेल पटरियों की बिछात है, जो रेलवे स्टेशन है, जो रेल जोन्स हैं, वो ज्यादातर वही है बेटा जहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और खेती भी अच्छी होती है, इसीलिए यहाँ रेलों का बहुत बड़ा जाल नेटवर्क फैला हुआ है, क्योंकि ज्यादातर सामान, ज्यादातर लोग वहीं से ही आएंगे जाएंगे, है ना। तो वहां सबसे ज्यादा कहाँ पे है, उत्तर भारत के मैदान। अब मैदानों में पटरियां बिछना बहुत आसान है ना, उसमें लागत भी कम लगती है, वो भी हम जानेंगे क्यों। चलिए बात करते हैं पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके कम। अच्छा, मैदानी इलाकों में ज्यादातर रेलवे लाइंस होती है, रेल लाइंस होती है ना। पहाड़ों जैसे हिमालय, राजस्थान के रेतीले मैदान, देखो पहले तो हो गई पहाड़ों की बात, फिर हो गई रेतीले मैदान की बात, और इधर किसकी बात थी, समतल मतलब फ्लैट, एक जैसी जमीन, समतल जमीन, मैदाने। और मध्य प्रदेश के घने जंगलों में रेल की पटरी बिछाना बहुत मुश्किल और महंगा काम है, इसीलिए इन जगहों पर ट्रेन बहुत कम चलती है। चलती तो है, पर अगर मध्य प्रदेश के जंगलों की बात करें, आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश एक ऐसा एरिया है जहां पे पूरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा जंगल है मध्य प्रदेश में, है ना। तो मुश्किल और महंगा काम क्यों है, क्योंकि जंगलों में ज्यादातर आपको समतल जमीन नहीं मिलेगी, तो रेल की पटरी नहीं बिछ पाएगी, यदि बिछा भी दी तो उसमें बहुत खर्चा आएगा। अब जंगलों में से तो रोज कोई आवक जावक करेगा नहीं, शहरों में से ही करेगा, छोटे छोटे गांवों में से ही करेगा। अब छोटे छोटे गांवों में से ऐसा तो नहीं रोज आवक जावक हो रही है, रोज व्यक्ति आ रहा है या अपना सामान भेज रहा है या हम उनको सामान, छोटे छोटे गांव में नहीं, तो बड़े बड़े शहर जो भी है वहां पे ही रेल लाइन बिछाई गई। अब पहाड़ी इलाके जैसे हिमालय, वहां पे टॉय ट्रेन हो सकती है, पर रेल जो बड़ी रेल होती वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहां की जमीन समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ जमीन है। रेतीले मैदान बिल्कुल भी नहीं, रेत में हम खड़े नहीं हो पाते, तो रेल कैसे चलेगी। तो रेतीले मैदानों में भी जैसे राजस्थान के ज्यादातर मैदान, जो राजस्थान घूमने जाते हैं ज्यादातर, उन लोग को पता होगा कि एक स्टेशन है, बस वहीं से आप छोटे छोटे गांव में जा सकते हो बस द्वारा, और जो भी वहां के लोकल ट्रांसपोर्ट है उनसे, जो भी लोकल साधन है, जो भी सरकारी साधन है उससे ही जा सकते हैं। अब राजस्थान में रेतीले मैदाने हैं, इसलिए ज्यादातर जगहों में वहां पे रेल की सुविधा नहीं है,
है ना। तो कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम है, ये दोनों पॉइंट याद रखना। मैदानी इलाकों में जैसे उत्तर भारत में, और कम कहाँ पे है, पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में जैसे हिमालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जंगल ज्यादा है इसीलिए। चलिए, अच्छा, एक होते हैं अनलकी लोग, ठीक है, दूसरे होते हैं बहुत ही अनलकी लोग, और फिर आते हैं वो लोग जिनका बर्थडे परीक्षा के दौरान आता है, एग्जाम के दौरान आता है। कौन है वो लोग, जल्दी से कमेंट कर दो। मेरी दीदी है, उनका बर्थडे है ना हमेशा एग्जाम के टाइम पे आता है, तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो जाती हैं। जैसे बड़ी बहनें या भाइयों को चिढ़ाने में कितना मजा आता है, अरे इसका तो एग्जाम पढ़ना पड़ेगा, कहीं बाहर नहीं जा सकते, कहीं दोस्तों के साथ नहीं जा सकते, है ना, फैमिली के साथ नहीं जा सकते। तो ये होते हैं 3 टाइप के लोग, है ना। एक तो होते हैं अनलकी, एक होते हैं बहुत अनलकी, और एक तो बिल्कुल मतलब एग्जाम, कल एग्जाम और आज बर्थडे, है ना। कुछ है तो होते हैं ना, जो जिन बच्चों का आता है प्लीज कमेंट जरूर करना, है ना, एग्जाम टाइम पे। चलिए, अब भारतीय रेलवे की बड़ी परेशानियां और समस्याएं। अब महत्व तो हमने समझ लिया, अब रेलवे मतलब रेल दीदी की बहुत सारी समस्या भी है और बहुत सारी परेशानियां भी है। अब वो परेशानियां कैसे हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग, या आपने जब रेल में आपने सफर करा होगा बच्चों, तो आपने भी देखा होगा कुछ लोग कैसे हैं, बिना टिकट के बैठ जाते हैं, है ना, बिना चेतावनियां, बिना किसी छोटे मोटे कारण की वजह से जो चेन खींच देते हैं, है ना, ट्रेन की चेन खींच देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है ना। सामान चोरी होने का भी डर रहता है ना। अधिक से अधिक यात्री भी बैठ जाते हैं, है ना। टिकट जो रिजर्वेशन करके जाते हैं, जो रिजर्व करके जाते हैं सीट को, कभी कभार सीट नहीं मिलती है, बहुत पहले से आपको रिजर्वेशन करनी पड़ती है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसी जो भी समस्या है किसमें, रेलवे परिवहन में, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, भारतीय रेलवे, है ना, भारतीय रेलवे की बड़ी परेशानी और समस्याएं, जैसा कि हमने अभी जस्ट ये पॉइंट बोला, बिना टिकट यात्रा और चोरी। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं बिना टिकट के सफर कर लेते हैं। अब जैसे भाई जिसके पास नहीं है पैसा, वो क्या करता है, ठीक है चढ़ गए बैठ गए, साहब बिठा लो करके हो गया। चलिए, कुछ अब ऐसा भी होता है जैसे कोई हैंडीकैप पर्सन है या कोई सैनिक वगैरह है, जैसे ज्यादातर लोग वो भी सफर करते, पर ठीक है वो उनके लिए तो चलता है, पर कुछ लोग बिना टिकट के सफर करते, तो वो भी रेलवे की बहुत बड़ी परेशानी है। क्यों है, बहुत से लोग बिना टिकट के सफर करते हैं, साथ ही रेलवे के सामान जैसे पंखे, लाइट, तार चोरी हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये भी होता है। चलिए, ये भी हो जाता है, जिससे सरकार का बहुत नुकसान होता है। बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों को परेशान करना जानते हैं, है ना, उन लोग को नहीं, अच्छा उनको नहीं समझ में आता, उन्होंने रेल में चले, हाँ ठीक है देखा, बल्ब लगाया निकाल दिया, करते हैं कुछ लोग ऐसा। तो ये रेलवे की सबसे बड़ी परेशानी है। क्या, बिना टिकट के यात्री और चोरी, लोगों का भी सामान चोरी हो जाता है। रेलवे का खुद का अपना सामान, तभी तो लिखा होता है कि यात्रीगण अपने सामान के जिम्मेदार खुद है, कृपया अपनी जिम्मेदारी से सामान लेके आए, है ना, या जेब कतरों से सावधान लिखा रहता है ना। चलिए, वो इसीलिए लिखा रहता है कि उनके साथ भी जो रेल का जो सिस्टम है, जो लोग है, उन लोग ने भी देख लिया कि जब हमारी रेल का सामान ही चोरी हो रहा है तो हम लोग आपका कहां से बचाएंगे। चलिए, बिना वजह चेन खींचना, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, चेन पुलिंग जो इमरजेंसी के लिए रहती है, तो कई यात्री ऐसे होते हैं छोटे मोटे रीजन के लिए चेन खींच देते हैं। कुछ भी ऐसा रीजन, भले आप अगले स्टेशन पे उतर सकते हो या कुछ भी आप कर सकते हो, पर उसके कारण बाकी यात्री भी तो परेशान होते हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ा रीजन है या कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा काम है जो होना ही होना है, इसलिए चेन खींच दिया, कोई ट्रेन के सामने खड़ा है या ट्रेन हिल रही है, कुछ भी हो गया हो, कोई भी एक ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से ट्रेन की जो चेन है वो खींचनी पड़ रही है, तो खींचना चाहिए। पर बहुत लोग
कई यात्री बिना किसी बड़ी वजह के ट्रेन की इमरजेंसी जंजीर खींच देते हैं। इमरजेंसी जंजीर, जो इमरजेंसी चेन होती है ना, वो खींच देते हैं। इससे ट्रेन रुक जाती है और अपने सही समय से बहुत लेट चलती है। चेन खींची, ट्रेन रुक गई, बाकी यात्रियों को जो समय पे पहुंचना था, अब टीटी आएगा, चेक करेगा किसने चेन खींची, क्यों खींची भैया, नहीं मिला, चलिए ठीक है आगे। समय तो बर्बाद हुआ ना। तो समय खुद यात्रियों का समय भी बर्बाद होता है, और जो सामान गाड़ी में रहता है या जो भी लोग रहते हैं, जो भी यात्री रहते हैं, वस्तुएं रहती है, वो समय पे पहुंच नहीं पाती हैं। बिना वजह के चेन खींचने से, चेन पुलिंग की वजह से, इमरजेंसी जंजीर खींचने की वजह से। पुरानी तकनीक, कहीं जगहों पे बेटा आज भी क्या होता है, पुरानी तकनीकें ही चल रही, जो पुरानी रेल है उनका, पर बहुत सारी जगहों में अभी चेंजेस आए हैं, सुधार आया है, पर ज्यादातर जगहों पे अभी भी पुरानी तकनीक की रेल ही चल रही है ना। कई जगहों पर आज भी बहुत पुरानी पुल, पटरियां और सिग्नल सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। अब रेल तो ठीक है बदल दी, अब उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं, कई जगहों पर आज भी बहुत पुरानी पुल जो क्रॉस करती है ना, पुलिया ऐसे क्रॉस करती है, नीचे नदी रहती है और उसके ऊपर से क्रॉस करती है, तो वो पुलिया भी पुरानी है। पटरियां, सिग्नल, जो सिग्नल का सिस्टम है वो भी काफी पुराना है। कभी कभार कहीं जगहों पर, जैसे जहां पे ज्यादातर ट्रेन रुकती नहीं है या ज्यादातर रेलगाड़ी जाती नहीं है, वहां पे जो सिग्नल का सिस्टम है वो अभी भी पुराना ही है, अपडेटेड सिग्नल्स नहीं है। तो उस वजह से कभी कभार सिग्नल खराब हो जाता है तो ट्रेन रुक नहीं पाती है, अगले स्टेशन पर रुकती है, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। इस वजह से कभी कभी ट्रेन हादसे, दुर्घटनाएं होने का डर होता है। क्यों होता है होने का डर, दुर्घटना? सिग्नल नहीं मिला कि वहां उसी पटरी से एक ट्रेन हो जा रही है, अब क्या करें, ट्रेन टकरा गई आपस में, उसी जगह से पटरी खराब है, पटरी की मरम्मत नहीं होने, ट्रेन ने ढलान मार दी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, पर उसको सीख करके सुधार कर लिए जा चुके हैं, सुधार किए जा चुके हैं, पर फिर भी कहीं जगह अभी भी परेशानियां हैं। तो ये हो गई हमारी बात, किसकी बात, भारतीय रेलवे की बड़ी परेशानियों और समस्याओं की बात। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं अब क्या है बेटा, ये भी आता ही आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, स्टार बना लीजिए। और एक जो हमने ये भी आईएमपी है, आता ही आता है, या तो ये 2 मार्क में आएगा या 3 मार्क में, आता ही आता है। और ये एक एक मार्क के आते हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाता है छोटी लाइन की दूरी कितनी होती है, कभी आपसे पूछ लिया जाता है मीटर लाइन की दूरी कितनी, मतलब जो मीटर गेज है उसकी दूरी कितनी होती है, और बड़ी लाइन की पटरियों की दूरी कितनी होती है। तो ये एक एक मार्क में पूछा जाता है। एक शब्द में उत्तर दीजिए, उसमें ये आ ही जाता है। चलिए अब बात करेंगे भारत में रेल मार्गों के वितरण, बंटवारा। अब भारत में अलग अलग रेल मार्ग है, उनका बंटवारा किस तरह का हुआ, कहां पे किस तरह की पटरियां हैं वो तो हमने जान ली। अब कौन सी ट्रेन, कौन सी रेलगाड़ी कहां से कहां तक कैसे पहुंचती है, वो उसका क्या बंटवारा किया गया है, कैसे उसका बंटवारा किया गया है। भारत में रेल मार्गों का जो भी मार्ग है, रेल कहां से कहां तक जा रही है, उसके क्या क्या मार्ग हैं वो अब हम जानेंगे। भारत में सब जगह रेल की पटरियां एक जैसी नहीं बिछी है, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि रेल की जो पटरियां हैं, रेल दीदी जिसपे चलती हैं उसकी जो पटरियां हैं वो समान नहीं है, वो सब जगह एक जैसी नहीं है। जो भी समतल जमीनें हैं वहां की पटरियां अलग है, जो भी थोड़ी सी उबड़ खाबड़ जमीन है, उबड़ खाबड़ पे तो क्या, जहां पे मतलब पॉसिबल है, जहां पे बन सकती है पटरियां, वहां की जमीनों के लिए अलग से पटरियां हैं।
तो हर जगह एक जैसी बिछी हुई नहीं है क्या, रेल की पटरियां। कहीं बहुत ज्यादा ट्रेन चलती है तो कहीं बहुत कम, ये हमने भी जाना। भारत में रेल मार्गों के वितरण को हम 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। कितने मुख्य भागों में? 4 मुख्य भागों में, 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। अब वो 4 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? उत्तर भारत का मैदान, पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान, और चौथा मध्य और दक्षिण। अब उत्तर भारत का मैदान भाग, सबसे घना रेल मार्ग, सबसे ज्यादा रेल मार्ग, जो हम पहले भी एक पॉइंट आया था उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि उत्तर भारत का मैदान भाग, क्योंकि वहां की जमीन कैसी है? समतल जमीन है, इसीलिए वहां के मैदान, वहां पे सबसे घना रेल मार्ग है। पहाड़ी इलाके बहुत कम रेल है। क्यों है? क्योंकि वहां की जो जमीन है वो कैसी है? ऊबड़ खाबड़। अब हम आगे ये भी जानेंगे इसके और कारण, और कौन कौन सी जगह है जहां पे रेल की पटरियां कम मात्रा में है और कम है, और कहां पे ज्यादा है उसका भी कारण। वैसे हमें छोटा कारण तो पता है, पर और उसके क्या कारण है वो भी हम जानेंगे। ठीक है। रेगिस्तानी और दलदली क्षेत्र, कम रेल मार्ग, ये भी कम रेल मार्ग है। मध्य और दक्षिण भारत का पठारी भाग, मध्यम रेल मार्ग। देखो सबसे ज्यादा घना रेल मार्ग कहाँ पे है? उत्तर भारत में। उससे कम मतलब बीच में, मध्य में और दक्षिण में। फिर बहुत कम पहाड़ी इलाकों में और रेगिस्तानों में भी कम। तो ये 2 कम वाले हो गए और ये 2 ज्यादा वाले हो गए। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। चलिए, ओके, क्रिस क्रॉस। चलिए आगे बात करते हैं। अब इनके कारण जानेंगे। क्या जानेंगे? इनके कारण जानेंगे। उत्तर भारत का मैदान भाग सबसे घना रेल मार्ग है, सबसे घना रेल मार्ग है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है। प ह आप ऐसे लिख लीजिए। पंजाब का प, ये ट्रिक है, मैंने ये जो ट्रिक है आप यूज कर सकते हैं। प ह उ ब पब, ये आप कर सकते हैं, है ना? ठीक है। पश्चिम बंगाल, सॉरी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। यहाँ की जमीन बिल्कुल समतल है, बिल्कुल समतल है, फ्लैट है। इसीलिए रेल की पटरियां बिछाना बहुत आसान है, इसीलिए रेल की पटरियां बिछाना बहुत आसान है। यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है और खेती भी अच्छी होती है, जिससे रेलवे को बहुत यात्री और सामान मिलता है, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, अब आपका एक और पॉइंट है पहाड़ी इलाके। मैंने जैसे ही बताया पहाड़ी इलाके बहुत कम रेल मार्ग। क्यों है? क्योंकि हिमालय के पर्वतीय राज्य है, जैसे कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पर्वतोत्तर भारत के राज्य, मतलब ये सारे पर्वतीय राज्य हैं। अब सीधी सी बात है, पर्वतीय राज्य कौन कौन से हैं वो आप ध्यान रख लो तो आपको ये आंसर जरूर आ जाएगा। क्यों पर्वतीय राज्य पे? क्योंकि यहाँ ऊंचे नीचे पहाड़ है और गहरी घाटियां हैं। पहाड़ों को काटकर सुरंग, टनल और पुल बनाना बहुत मुश्किल और खर्चीला काम है, इसीलिए यहाँ बहुत कम रेल लाइन बनाई जाती है, क्योंकि वहां का जो समतल जमीन नहीं है, जहां पे समतल जमीन है वहां पे पटरियां बनाना बहुत आसान है। चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे ही खत्म करते हैं, जल्दी से मिलेंगे अगली क्लास में। अब मैं बात करूं नोट्स की, तो नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? वो आपको यहाँ से मिलेंगे। जो भी फ्लो चार्ट्स, जो भी माइंड मैप मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ क्लास में, हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं,
वो आपको हमारे सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद मिल जाएंगे। चलिए, हमारे और भी प्लेटफॉर्म्स है, विनर्स ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं। आपके जो भी फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं उन्हें जल्दी से बताओ कि एग्जाम की डेट आ गई है, टाइम टेबल आ गया है, तो जल्दी से जुड़ जाओ, क्योंकि फिर हमें रिवीजन भी करना है। हमारे बाकी सारे प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाएं ताकि आपको जो भी क्लासेस है उन सबकी अपडेट्स मिल जाए। चलिए, हमारे सारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। और चलिए बच्चों, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। जब तक के लिए जय कृष्ण, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।